Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome back to the electrohomeopathy master class. Now let's move to our second principle, harmony of the body system. स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म को इस कदर कामिल निज़ाम के साथ बनाया है कि कोई भी ऑर्गन तन्हा काम नहीं करता। हर सिस्टम दूसरे सिस्टम से जुड़ा हुआ है। अगर हार्ट ठीक तरह से ब्लड पंप नहीं करेगा तो ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलेगी। अगर लंग्स ठीक से ऑक्सीजन नहीं देंगे तो हार्ट को भी मुश्किल होगी। अगर किडनीज ब्लड को फिल्टर ना करें तो पूरे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा होने लगेंगे। यही एक सिस्टम की प्रॉब्लम दूसरे सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकती है। इसलिए हम कहते हैं द ह्यूमन बॉडी वर्क्स एज वन इंटीग्रेटेड यूनिट। अब जरा इन सिस्टम को देखिए। सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड को पूरी बॉडी में ले जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है और डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करता है। नर्वस सिस्टम बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स के जरिए बॉडी को रेगुलेट करती है और लिम्फेटिक सिस्टम बॉडी के इंटरनल बैलेंस और इम्यूनिटी में अपना रोल अदा करते हैं। ये तमाम सिस्टम मिलकर बॉडी को सेहतमंद रखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल फिलॉसफी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जब इन सिस्टम के दरमियान हार्मनी होती है तो बॉडी नॉर्मली फंक्शन करती है। प्लीज रिमेंबर दिस लाइन, नो ऑर्गन वर्क्स अलोन, एवरी ऑर्गन डिपेंड्स ऑन अदर। अब हम आते हैं ब्लड की इंपॉर्टेंस पर। सबसे पहले एक सवाल, अगर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए तो क्या बॉडी जिंदा रह सकती है? बिल्कुल नहीं। इसी वजह से हर मेडिकल साइंस ब्लड को बहुत अहमियत देती है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल फिलॉसफी ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, ब्लड को बॉडी का प्रिंसिपल नरिशिंग फूड माना गया है, यानी बॉडी का ऐसा फूड जो हर टिश्यू तक ग़िज़ा पहुंचाता है। ब्लड ऑक्सीजन भी कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स भी कैरी करता है, हार्मोन भी बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स तक पहुंचाता है और वेस्ट प्रोडक्ट को भी रिमूव करने में मदद करता है। इसलिए हेल्दी ब्लड को नॉर्मल बॉडी फंक्शन के लिए जरूरी समझा गया है। लेकिन स्टूडेंट, एक इम्पॉर्टेंट क्लेरिफिकेशन, मॉडर्न मेडिकल साइंस ब्लड की फंक्शन को अनाटॉमी, फिजियोलॉजी और लेबोरेटरी एविडेंस की बुनियाद पर एक्सप्लेन करती है, जबकि हम यहाँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। इसलिए दोनों को मिक्स नहीं करना है। प्लीज नोट दिस पॉइंट केयरफुली। ट्रेडिशनल फिलॉसफी के मुताबिक हेल्दी ब्लड सपोर्ट्स हेल्दी बॉडी, ये लाइन याद रखिएगा। अब हम लिम्फ की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स अक्सर ब्लड के बारे में सब पढ़ते हैं लेकिन लिम्फ को उतनी तवज्जो नहीं देते, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में लिम्फ को भी बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। सबसे पहले ये समझिए कि लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है। ये बॉडी का एक ऐसा नेटवर्क है जो टिश्यू से एक्स्ट्रा फ्लूइड कलेक्ट करता है। मॉडर्न फिजियोलॉजी के मुताबिक इसका रिलेशन इम्यूनिटी और फ्लूइड बैलेंस से भी होता है और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की ट्रेडिशनल फिलॉसफी के मुताबिक इंटरनल क्लीनिंग में भी अपना रोल अदा करते हैं। इसी वजह से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ब्लड और लिम्फ दोनों को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम मानती है। मैं इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। सोचिए एक शहर है, उस शहर में साफ पानी पहुंचाना भी जरूरी है और सफाई का निजाम भी बहुत जरूरी है। अगर दोनों सिस्टम ठीक चल रहे हैं तो शहर भी सेहतमंद रहेगा। बिल्कुल इसी तरह ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के मुताबिक ब्लड और लिम्फ मिलकर बॉडी का इंटरनल बैलेंस मेंटेन करते हैं। डियर मेडिकल लर्नर्स, ये प्रिंसिपल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में एक माना जाता है। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर किसी कमरे की दीवार गीली हो रही हो तो क्या आप सिर्फ पेंट करा देंगे? क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं। असली वजह पाइप लीकेज हो सकती है। जब तक असली वजह दूर नहीं होगी दीवार दोबारा गीली हो जाएगी। इसी तरह पेशेंट के सिम्टम भी अक्सर किसी अंदरूनी डिस्टर्बेंस का इजहार होते हैं। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल फिलॉसफी ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, फिजिशियन को सिर्फ सिम्टम नहीं देखने चाहिए, उससे पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन को समझना चाहिए, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी बॉडी सिस्टम, उसका टेम्परामेंट और उसकी कंप्लीट हिस्ट्री को भी देखना चाहिए। यानी ट्रीटमेंट का फोकस सिर्फ कंप्लेंट पर नहीं बल्कि पेशेंट की ओवरऑल असेसमेंट पर भी होना चाहिए। प्लीज रिमेंबर दिस गोल्डन लाइन, ट्रीट द पेशेंट नॉट ओनली द सिम्टम्स। लेकिन साथ ही एक बात और, मॉडर्न मेडिसिन में डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशंस और एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट की अपनी बहुत अहमियत है। इसीलिए हम यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के ट्रेडिशनल प्रिंसिपल को समझ रहे हैं। अब हम आते हैं आज के लेक्चर के आखिरी प्रिंसिपल पर। स्टूडेंट, क्या दो डायबिटीज के पेशेंट बिल्कुल एक जैसे होते हैं? नहीं। क्या दो अस्थमा के पेशेंट के सिम्टम बिल्कुल सेम होते हैं? नहीं। इसी तरह हर पेशेंट अपनी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, एज, लाइफस्टाइल, मिजाज और सिम्टम के हिसाब से अलग अलग होता है। इसलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की ट्रेडिशनल फिलॉसफी के मुताबिक रेमेडी सिलेक्शन सिर्फ डिजीज के नाम पर नहीं की जाती बल्कि पेशेंट की कंप्लीट असेसमेंट के बाद की जाती है। इस असेसमेंट में एज भी देखी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन भी देखा जाता है, सिम्टम भी देखे जाते हैं और क्लिनिकल फाइंडिंग भी कंसिडर की जाती है। इसी को कहते हैं इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच। वन पेशेंट, वन असेसमेंट,
वन इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान। ये सेंटेंस याद रखिए। आज हमने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को पढ़ा। नेचुरल हीलिंग कैपेसिटी, हार्मनी ऑफ बॉडी सिस्टम, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड, इंपॉर्टेंस ऑफ लिम्फ, ट्रीट द कॉज नॉट ओनली द सिम्टम्स, इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट। अगर आप ये 6 प्रिंसिपल्स अच्छी तरह समझ लिए तो आगे क्लासिफिकेशन ऑफ रेमेडीज और मटेरियल मेडिका समझना काफी आसान हो जाएगा। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर वी विल स्टडी द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडी।